नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में। आज हम बात करेंगे हाल ही में जो इफ़को ने सहकारी क्षेत्र की जो संयंत्र है, जो खाद बनाती है, सबसे बड़ी कंपनी, उसने अपनी जो कॉम्प्लेक्स खाद हैं, बोला जाए डीएपी और एनपीके, इन सब के भाव बढ़ा दिए। आने वाले समय में ये जो फैसला है, इससे किस तरह के असर पड़ेगा, जो खेती किसानी है, किसानों की जो नाराज़गी है वो कितनी जायज़ है, इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह जी, जो कि एडिटर इन चीफ हैं रूरल वॉइस के। आपका स्वागत है हरवीर जी इस चर्चा में। यही समझना चाहेंगे कि लंबे समय से ये बात चल रही थी कि खाद के दाम बढ़ेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे माल है उनका भाव बढ़ रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये अटकलें थीं और इफ़को ने बोला था कि मार्च तक हम अपने भाव नहीं बढ़ाएंगे, और जैसे ही अप्रैल आई तो ये भाव बढ़ गए। इससे पहले जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने भी अपने भाव बढ़ा दिए थे, जो प्रिंटेड प्राइस है। अब जब ये सामने आ गया है, जो कॉम्प्लेक्स खाद है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके, इसके जो भाव बढ़े हुए हैं, इससे आने वाले समय में आप किस तरह का असर देखते हैं? और जो किसानों की प्रतिक्रिया आई कि इस वक्त जब देश में लागत, कृषि लागत, जो इनपुट कॉस्ट है वो वैसे ही बढ़ रही है, उनके अपने जो मांगे हैं कि एमएसपी हमें मिल नहीं रहा है, और हम जगह जगह से खबरें आ रही कि अभी भी एमएसपी ठीक से किसानों को नहीं मिल रहा, बावजूद इसके कि इतने लंबे समय तक ये किसान आंदोलन चल रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप किस तरह का आकलन करेंगे कि ये फैसला इस वक्त आना कितना ज़रूरी था, और अगर आया तो सरकार क्या कर सकती थी कि इसके नुकसान को कम कर सके? इसमें देखिए अनिका, ये शॉकिंग है। अभी तक देश में खाद के दाम एक साथ इतने नहीं बढ़े। ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है। डीएपी का दाम 58% बढ़ा। जो ओवरऑल फर्टिलाइजर है 45 से 58% के बीच में उनके दाम बढ़े हैं। कभी इतने दाम नहीं बढ़े। मेरे याद है कि जब यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 रुपया किलो दाम बढ़ाने की घोषणा की थी यूरिया फर्टिलाइजर की, और उसका उनको रोल बैक करना पड़ा था क्योंकि उसका इतना बड़ा रिएक्शन हुआ था पार्लियामेंट में और विरोध हुआ था। एक तो मेरे लिए शॉकिंग है कि जितना इसके ऊपर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी नहीं आई, राजनीतिक दलों की भी, और इवन मैं यहाँ पे किसान संगठनों को भी कहता हूँ कि उनका भी शायद अवेयरनेस का लेवल इतना कम है कि उन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी वो नहीं की। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनके अपनी कोई बहुत बड़ी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि वो कोई ऐसा मुनाफा नहीं कमा रहे। पिछले 6 महीने में जो रॉ मटेरियल है, फास्फोरस हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, पोटास हो, उनके जो दाम बढ़े हैं नाइट्रोजन के, और वो जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट, और हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है इसमें। तो अब इसमें दो उपाय हैं कि या तो सरकार सब्सिडी बढ़ा देती और ये जो शॉक लगना था उससे सब किसान बच जाते, या फिर कंपनियां दाम बढ़ा देती। कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए 1 अप्रैल से, और वो दाम लागू हो गए हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। सरकार को भी पता था कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, और होता क्या है कि ये अप्रैल इसके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो सब्सिडी का हमारा स्ट्रक्चर है वो 2 तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूरिया के लिए जो सब्सिडी मिलती है वहां सरकार ने दाम तय कर रखा है यूरिया का, एमआरपी तय है, उस एमआरपी पे ही उनको उर्वरक बेचना है जो प्रोड्यूसर कंपनीज है। उसकी लागत में जितनी बढ़ोतरी होगी उसी रेशो में ऑटोमेटिकली सरकार की सब्सिडी बढ़ जाएगी। तो वहां पर किसान को दिक्कत नहीं है। जो डिकंट्रोल फर्टिलाइजर है जिसमें नॉन यूरिया खाद आते हैं, डीएपी है या दूसरे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, उसमें क्या है कि उसमें सरकार ने सब्सिडी फिक्स कर रखी है। उसकी एक स्कीम है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। न्यूट्रिएंट मतलब जो एक तरीके से उर्वर तत्व है उसके आधार पे नाइट्रोजन की सब्सिडी है, पोटास की है, आपका फास्फोरस की है, वो पर केजी डिसाइडेड है। उसके ऊपर काम होगा, उनकी कीमतें डिकंट्रोल्ड है। ये फर्टिलाइजर डिकंट्रोल्ड कैटेगरी में आते हैं, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इंडस्ट्री यही करती है कि सब्सिडी
के बाद अगर जो लागत बढ़ती है वो उसको कंज्यूमर को पास ऑन कर, और वो जैसा उन्होंने किया। दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तरफ तो इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ राज्यों में चुनाव भी हो रहे थे, उसके बावजूद जो है ये हुआ। और जो हमारा उर्वरक मंत्रालय है या जो दूसरे संबंधित मंत्रालय है, उनको पता है कि ये सालाना प्रक्रिया है, 6 महीने से दाम बढ़ रहे हैं, आपको उस हिसाब से सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, लेकिन उन्होंने सब्सिडी नहीं बढ़ाई। नतीजा ये दाम बढ़ने के रूप में सामने आया। आपने एक और अपने ट्वीट में जिक्र किया था कि 9 अप्रैल को सरकार ने ये साफ कर दिया है अपने एक पत्र के ज़रिए, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड जो स्कीम है, न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम के आधार पर जो एक सब्सिडी तय होती है, जैसे आपने बताया, वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र में किस तरह से एक्चुअली तय होती है, और जिस तरह के भाव बढ़े तो सरकार किस तरह का उपाय कर सकती थी अपनी तरफ से, जबकि सरकार ने उस पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि जो भाव पिछले साल के थे वही रहेंगे, वही सब्सिडी दी जाएगी। इसको किस तरह से समझा जाए? असल में देखिए अनिका, एक तो क्या हुआ कि जब ये 7 तारीख का एक लेटर सामने आया लोगों के, और वो दाम दिखे उसमें, उसके ऊपर चर्चा काफी हुई, रिएक्शन हुए। दूसरे क्या है कि जो बाकी दाम बढ़ाए थे कंपनियों ने, वो क्रिप्को दूसरी कंपनी का, ये फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिप्को ने भी 1 अप्रैल से बढ़ाए, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड है, मैंगलोर फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड है, कोरोमंडल है, इन सब ने बढ़ाए। तो वो दाम भी 1 अप्रैल से ही लागू हुए। उनके दाम थोड़ा सा अलग है, उसको 50 रुपया इधर उधर है, वो उन्होंने भी बढ़ाए। अब एक तो सिर्फ क्योंकि इनको सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसका नाम आया और उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। रिएक्ट उन्होंने किया कि हमारे पास 11,26,000 टन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, हम उसको पुराने प्राइस पे ही बेचेंगे। एक तो ये समझना चाहिए कि क्योंकि वो है ही पुराने प्राइस, तो आप उसको पुराने पे ही बेच पाएंगे क्योंकि उसका प्रिंटेड प्राइस। बिल्कुल। लेकिन आपने ये क्लियर किया कि आपके पास करीब 11.25 लाख टन का स्टॉक है, वो लोगों को कम दाम में अवेलेबल हो, तो वो चल रहा है, वो स्टॉकिस्ट के पास है, वहां से बिक रहा है। और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी वो सारा बिक जाएगा, क्योंकि जब आपको पता है कि 1200 रुपए का बैग जो 50 केजी का वो 1900 रुपए का होने जा रहा है, तो हर आदमी भागेगा कि तुरंत जितना है खरीद लो। ये पॉइंट है। बाकी किसी दूसरी कंपनी ने ये कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हमारे पास पुराना स्टॉक है या नहीं है। सरकार ने भी कुछ नहीं किया। 2 दिन पहले एक मंत्री जो है उनका बयान आया कि वर्तमान में जो कीमत है, जो वर्तमान स्टॉक है, वो उसी दाम पे मिलेगा, इट इज ऑब्वियस। लेकिन बढ़ी हुई कीमत पर कल प्रेस रिलीज भी एक आई है पीआईबी से, मंत्रालय, उसमें भी यही दोहराया है कि इसको के पास इतना स्टॉक है, वो पुराने रेट में बिकेगा, तो वो तो बिकेगा ही पुराने स्टॉक में। अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए शॉकिंग था, एक तो फार्मर्स भी ठीक से उस चीज को नहीं देख पा रहे, और हमारा मीडिया इज कम्प्लीटली ब्लाइंड टू द इश्यू। इतना बड़ा डेवलपमेंट है, हमने 2 खबरें की, जिस दिन हमने पहले दिन किया ब्रेक किया, और जो लेटर की आप बात कर रहे हैं 9 तारीख को हमने ये लगाई, बिकॉज 9 तारीख को एक मीटिंग हुई मंत्रालय में चर्चा करने के लिए इसके ऊपर, और उसी दिन ये ऑफिस मेमोरेंडम इशू होता है कि हम जो 2020-21 का रेट है एनबीएस के तहत जो सब्सिडी मिलती है, उसी को 21-22 में भी रखेंगे अगले आदेश तक, टिल फर्दर ऑर्डर। तो इसका मतलब ये जो कहते हैं कि सब दाम नहीं बढ़ा, एक तो ये गलत बात है, दाम बढ़ चुका है। हमने अपनी खबर में क्रिप्को का भी दाम का वो दिया है। दूसरी बात है कि जो मैंने नाम बताए कंपनियों के, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर विद मी, उनके भी दाम बढ़े। तो सवाल है कि अब उसमें बात ये थी कि जब आपको पता था दाम बढ़ रहे हैं, मंत्रालय ने ये बताने के लिए मीटिंग तो किया कि हम इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन जो ऑर्डर इशू किया वो ऑर्डर संकेत देता है कि कोई रोल बैक नहीं होगा, और जो दाम अनाउंस हो गए वही रहेंगे। जब क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, अब नए साल के लिए एनबीएस आप अनाउंस कर रहे थे, आप उसमें सब्सिडी बढ़ा सकते थे, जिससे कि ये जो किसानों के ऊपर बोझ पड़ने वाला है वो कम हो जाता। दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी दाम बढ़ रहे हैं। मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि $565 को पार कर गया डीएपी का लैंडिंग प्राइस कंट्री में। तो अगर अभी भी सरकार कुछ नहीं करेगी तो ये दाम और बढ़ेंगे। तो हम लोग बहुत बड़े इंपोर्टर हैं इन प्रोड्यूस में जो है। और दूसरी तरफ हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है।
ऐतिहासिक गिरावट देखी गई? तो क्योंकि ये दोनों चीजें, उसमें मेरी जो इंडस्ट्री के लोगों से बात भी हुई है, एक तो इम्पोर्टेड प्राइस है, इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं, आपका रुपया कमजोर हो रहा है, तो ये दोनों मिलके ये कर रहे हैं। प्लस उनको पता है कि इंडिया में जरूरत है, तो वो उनका एक कार्टेल भी चलता है। पीछे एक बड़ी उपलब्धि की थी हमारी इंडस्ट्री ने, उस कार्टेल को तोड़ा था 1.5-2 साल पहले। लेकिन अभी ये तो कहा जा रहा है कि रीनेगोशिएट करेंगे, बट आई डोंट नो अभी तक जो है कि जब जिस दिन ये 11,26,000 टन खत्म होगा तो अगला दाम तो आपको 1900 या बाकी जो अलग अलग फर्टिलाइजर के चुकाने हैं जी। वही चुकाने पड़ेंगे। तो ऐसे तो में इसको लेकर के कोई स्पष्टता नहीं। जी, मैं यही बात करना चाहती हूँ कि जो इफ़को से जो ट्वीट्स आए थे, उनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो ये चुनावी माहौल है देश में, उसको ध्यान में रखकर इस तरह के ट्वीट्स दिए गए कि किसानों का जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है, मगर जब यहाँ एक स्टॉक, एक लिमिट है 11 लाख टन की, वो कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो इसको किस तरह से देखा जाए? और दूसरी तरफ जैसे आपने बोला कि हो सकता है इतनी एक लिमिटेड स्टॉक है और अब जब नया भाव आ गया है तो क्या काला बाजारी, जमाखोरी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, एक तो ये है कि वो स्टॉक को मैंने जैसे कहा कि खत्म होने में तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाए। और बाकी कम जहाँ इक्को का नहीं बिकता, बाकियों का बिकता है, वहां तो नए दाम में ही बिकेगा, बिकॉज सबका लिस्ट आई है कि 1 अप्रैल से हमारे ये दाम है। दूसरे वो ट्वीट जाहिर सी बात है, क्योंकि नाम सिर्फ उनका आया था मीडिया में, उनके बारे में छपा, तो उन्होंने थोड़ा बताया, सफाई दी कि हमारे पास इतना स्टॉक्स है, अब पुराने दाम में बेचेंगे, और शायद पॉलिटिकल प्रेशर भी होंगे, इलेक्शन का माहौल था। जी। तो ये एक तरीके का स्पष्टीकरण था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, एक डिफेंड करने की बात थी। बट वो दाम बढ़ोतरी को डिफेंड नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे थे हमारे पास स्टॉक है और हम इस स्टॉक को उसी दाम पे बेचेंगे, पुराने दाम पे बेचेंगे। वो सिर्फ उस 11,26,000 टन की बात कर रहे हैं, उसके आगे की बात नहीं कर रहे। उसके आगे वो कह रहे हैं कि हमारा क्योंकि नए मटेरियल के हिसाब से नया प्रिंटिंग होना है, जाहिर सी बात है नए दाम के हिसाब से नया रेट प्रिंट होगा, तो जब वो नए रेट प्रिंटेड का स्टॉक मार्केट में जाएगा तो नए रेट पे ही होगा। हरवीर जी, एक और बात समझना चाहेंगे कि अब इस सिनेरियो में जहाँ जो कॉम्प्लेक्स खाद है वो तो महंगी हो गई, हाल ही में हमने देखा किस तरह से डीजल के दाम एकदम उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए हैं, उसके बाद जो दूसरी लागत सबसे ज़्यादा जो किसान खाद डालते हैं उसके भी भाव भी बढ़ गए हैं। अगर हम यूरिया की बात करें जो कि कंट्रोल्ड है और जिस पर सब्सिडी दी जाती है अच्छी खासी, उस पर भी ये हमेशा से बात होती रही है कि यूरिया क्योंकि सस्ता मिलता है इसलिए किसान उसे अंधाधुंध झोंकते हैं। फिर नीम कोटेड यूरिया आया। अब जिस तरह का सिनारियो है हम देख रहे हैं कि 2000 से 2020 तक यूरिया के भाव उतने नहीं तेजी से बढ़े जितना इन कॉम्प्लेक्स खाद के भाव बढ़े हैं। तो ऐसे में आप किसान किस तरफ जाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या यूरिया की तरफ ज़्यादा जोर होगा? क्योंकि आने वाले दिनों में जो अब फिर से बुआई का सीज़न शुरू होने वाला है खरीफ का, उसमें तो किसानों को चाहिए होगी। तो किस तरह की स्थिति देखते हैं? और देश में अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बात करें जहाँ खाद का कम इस्तेमाल हो, वो अभी भी विचारों में तो ये आइडिया ज़रूर रहता है मगर ज़मीन पर उतना नहीं पनपा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इससे हमारा जो नुकसान होगा, किसान का भी नुकसान होगा और देश का भी नुकसान होगा, क्योंकि ये जो इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर है वो लगातार बढ़ रहा है। हमारा जो एनपीके का जो आदर्श रेशो है उसको बचाने की कोशिश है, लेकिन इस तरह का कदम उसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जो यूरिया है और जो गैर यूरिया फर्टिलाइजर है उनके बीच का जो गैप है दाम का वो काफी बढ़ जाएगा और किसान यूरिया इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये फैक्ट है कि यूरिया इन उर्वरकों का रिप्लेसमेंट नहीं है। यूरिया से जो फसल को फायदा होता है वो अलग है, और ये जो उर्वरक है उनका उपयोग और उनकी जरूरत अलग तरीके से फसलों को, तो ये एक दूसरे का एक तो ये विकल्प नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा, लेकिन इनकी जरूरत है, अगर हमें अच्छी फसल लेनी है, अच्छा उत्पादन करना है, तो इनकी जरूरत है और इनका और ज्यादा उपयोग करने की जरूरत है यूरिया के सापेक्ष में। लेकिन अब क्या होगा कि किसान कई जगह समझता कम है, तो ये उल्टा होगा। तो वो जो हम एक मेहनत कर रहे हैं पिछले 2-3 दशकों से, वो और ज्यादा हम इसमें पिछड़ जाएंगे मकसद में। तो ये कोई बेहतर रास्ता नहीं है, और सरकार का भी जो ये लगातार कोशिश है कि हम यूरिया में डीबीटी करें और सब्सिडी बचाएं, उसको भी मेरे ख्याल से इससे नुकसान ही होगा। ये पहलुआ नीम कोटेड वगैरह कुछ नहीं होता, उसका मकसद सिर्फ ये था कि
जो यूरिया का गैर कृषि उसका उपयोग होता है काम के लिए, उसको रोका जाए। तो इससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरा मानना है कि ठीक है, ये एक आइडिया है, मैं उसको बहुत ज़्यादा बाय नहीं करता। ये उसके लिए हो सकता है कि छोटे-मोटे दायरे के लिए ठीक है, बट मास स्केल प्रोडक्शन के लिए ये कोई एग्रीकल्चर के लिए ना तो कोई कॉन्सेप्ट फिजिबल है, ना ये कोई विकल्प है किसानों के लिए भी। तो उसका एक अपना उपयोगिता है, वो हर चीज़ की चलती रहती है। लेकिन वी कैन नॉट, मतलब इसका जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र की जो यूज़ है, ये जो हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चर, वो उसका रिप्लेसमेंट ये प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट दैट कैन नॉट बी द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट इन एनी केस, और इवन वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं होता है। तो ऐसे में अब ये स्थिति है, तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी बातों में खुद ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार किसी भी तरह से अब इस पर रोल बैक नहीं करने वाली, कंपनियां जो है भाव रोल बैक नहीं करने वाली है, सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से किसानों को राहत नहीं दी, तो आपके हिसाब से अब किसानों के आगे क्या विकल्प है, क्या कुछ कर सकते हैं वो? मेरा ख्याल है कि एक तो किसानों को ये क्योंकि सरकार का मसला है इसमें, तो उनको अपनी आवाज को इस पे और उठाना चाहिए। बट मेरे लिए शॉकिंग ये है कि मीडिया ने इसमें बहुत ही हल्का रोल प्ले किया, और जो उनको इस मसले पर ज्यादा बात करनी चाहिए, इसमें खबरें छपनी चाहिए, इसमें डिस्कशन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं ये कहूँगा। किसानों को थोड़ा इस पे ज्यादा बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद अभी जो असेंबली इलेक्शंस वगैरह हैं ये खत्म हो जाए, उसके बाद हो सकता है सरकार इस पर विचार करे और सब्सिडी में कुछ तब्दीली करे, क्योंकि प्राइसेस तो इंटरनेशनल मार्केट में कम नहीं हो रही है। और ये सरकार भी देखेगी कि जब कोई ज्यादा बड़ा दिक्कत आती है एक चीज में, तो कदम उठाना पड़ता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है, मतलब उम्मीद है कि गवर्नमेंट कोई इसमें कोई पॉजिटिव सोच के साथ किसानों को राहत दे, और देना भी चाहिए। मेरा ये कहना भी है कि उनको इसमें किसानों के साथ आना चाहिए, और जो आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर के जो फिस्कल का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा भूलिए। किसान को जरूरत है, उसके साथ आना चाहिए और उसको हेल्प करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम इंसाइट सामने रखने के लिए। तो किसानों के लिए यही कहेंगे कि उनको इस बात को और ज़्यादा पुरजोर तरीके से, खास तौर से जब देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस बात को, इस मुद्दे को समझकर, इसकी बारीकियां समझकर और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सामने रखना होगा। और इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरवीर जी इन सारे इंसाइट्स को सामने रखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।